then fine. अच्छा जी. So this is October November 2019. I'm doing the paper. Okay. Fine. आ जाओ. पहला क्वेश्चन है ईमान ने करना. ईमान जरा रीड कर लोगी प्लीज. Figure 1.1 is the top view of a rectangular paddling pool of constant depth. The pool is filled with seawater. The volume of the seawater in the pool is 264 meter cube. ओके. Calculate the depth of the pool. ओके ब्रो क्या करेंगे. इन्होंने वॉल्यूम दे रखा है. वॉल्यूम का क्या Pressure फॉर्मूला होता है. यस. um, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू इनटू हाइट. ओके. height here. ओके. सो लेंथ एंड ब्रेथ उसने दे रखी है. 20 into 44 into 44 into height or depth, like the same thing but हमें नहीं पता. And the volume is given as 264. 64. Okay. So आप सॉल्व कर लो इसको. 264 divided by 20 into 40. Okay. How much? 0.33. 0.33 and it is in meter. It should be in meter. Yes. चलो गुड हो गया. आगे आ जाइए प्लीज. आगे रीड कर ली. The mass of the seawater in the pool is 2.7 multiplied by 10 raised to power 5 kg. Calculate the density of the seawater. Give your answer in 3SF. फाइन. क्या फार्मूला. डेंसिटी का क्या फार्मूला. Mass divided by volume. वेरी गुड. मास इज गिवन एज 2.7 एक्सपोनेंट 5. वॉल्यूम कहाँ से आएगा. 264. वेरी नाइस. ओके. सो 264. चलो. 1022.7. 10822.7. No, no, 1022.7. 1022. ओके. 0.7. Fine. Acha, now they're saying two, three significant figure. So three significant figure mean 102, and then these are the three significant figure, right? And you can make zero, make the rest zero. Okay. So this is 3SF and Yeah. in density का unit क्या होता है. Or meter cube. Kg meter cube. Very good, very good. kg per meter cube. Okay. kg per meter cube. Very nice, very nice. Okay, आगे आ जाइए. Calculate the pressure due to the seawater at the bottom of the pool. Pressure is equal to rho gh. Pressure is equals to, okay, good, rho gh. Fine. So the density is calculated as 1020. G would be, आप 10 ले सकते हो, 9.81 ले सकते हो, जो भी लेना चाहो, बट अभी इस पेपर में हम 10 ले लेते हैं क्योंकि आंसर 10 के हिसाब से दिया हुआ होगा. एंड h was 0.33 meters. ओके. कितना आ गया. 3060. ओके. 3060. Okay, we can round it off to 2SF, so 3100, and the unit is. Pascals. Very nice. Good. आगे आ जाइए. State a suitable instrument for measuring the dimensions given in figure 1.1. ओके. 1.1 में क्या मैं, ओके, कैसे मेजर करेंगे. एनी आइडिया. वर्नियर कैलिपर हमारे पास होता है लेंथ नापने के लिए. वर्नियर वर्नियर कैलिपर हमारे पास होता है. सही है. हमारे पास मीटर रूल होता है. मीटर रूल. राइट. और हमारे पास होता है टेप मेजर. सही है. आप बोले कि भाई हमें कैसे पता चलेगा, रेंज भी तो बताओ प्लीज़. सो रेंज भी बता देता हूँ भाई, ये लो. सो वर्नियर कैलिपर कैन मेजर अप टू 25. मतलब इट कैन मेजर लेस देन 25 सेंटीमीटर. ओके.
25 सेंटीमीटर से ऊपर मेजर नहीं करता है। ओके, मीटर रूल कैन मेजर एनी डिस्टेंस लेस देन 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर। ओके, इससे बड़ा मेजर नहीं करता। एंड द टेप मेजर कैन मेजर एनी डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो टू, लाइक बहुत लंबा होता है वो, सो इट कैन मेजर अप टू इन मीटर्स, लाइक 25-30 मीटर या 40-100 मीटर तक वो मेजर कर पाता है, राइट। मतलब आप ये डिपेंड करता है, आप अपने ऊपर बना सकते हो 100 मीटर्स, राइट, 100 मीटर्स। सो विच इंस्ट्रूमेंट यू टेक? tape measure. टेप मेजर फॉर श्योर, वेरी गुड, सही हो गया। सो टेप मेजर की लेंथ जो है ना, सबसे, अगर सेंटीमीटर से बाहर कोई भी चीज़ है ना, तुम डायरेक्ट टेप मेजर लगा दो, मतलब 100 सेंटीमीटर से ऊपर की कोई भी चीज़ है, तुम आँख बंद करके टेप मेजर लिखोगे, टेप मेजर। ओके, चलो भाई आ जाओ, आगे आ जाओ। कौन है ये ये किसी ने पूछा भी था क्वेश्चन, मुझे याद पड़ रहा है आई थिंक, लेकिन ये मुझे करवाना है, नूर से करवाना है। नूर ब्रो आ जाओ, जरा क्वेश्चन करवा दो प्लीज। State the two conditions which must be true for an object to be in equilibrium. यस, व्हाट यू से? No resultant force, नो रिजल्टेंट फोर्स, ओके फाइन, एंड दूसरा भी तो बताओ यार। नो some of रिजल्टेंट, बोलो बोलो। clockwise movement हाँ, should be equal to anti. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, सो आपने कहा कि नो रिजल्टेंट फोर्स, सही, एंड यू कैन ऑल्सो से दैट नो रिजल्टेंट मोमेंट, मोमेंट। Okay, you can also say that the sum of the clockwise movement should be equal to the sum of anti-clockwise movement. Rohan is also saying something. Um, Force in the opposite direction are equal. Okay, fine, this is acceptable. Or you can say that the upward force, the downward force are equal. The rightward or the leftward forces are equal, right? You can say that like that. Fine, good. Okay, आगे आ जाइए. Figure 2.1 shows a uniform meter rule PQ in equilibrium. The distance PQ is 100 centimeter. The mass of the meter rule is 0.12 kg and its weight is W. On figure 2.1, draw and label an arrow to show the force W acting on PQ at the center of mass. हम्म, अच्छा जी, उसने कहा कि यूनिफॉर्म मीटर रूल है। ब्रो, यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? कि मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, आप बता सकती हो? यूनिफॉर्म, Center? वेरी गुड, मतलब लाइक मास जो मास की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है, राइट। मतलब लाइक इफ यू कट द मीटर रूल इनटू हाफ, सो एग्जैक्टली दोनों के जो हाफ होंगे ना, उनका मास से बराबर होंगे, राइट। सो इसका जो वो होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, वो किधर होगा? सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? Pivot at the pivot. एट द, ओ क्यों भाई एट द पिवट? क्या रीजन? एनी रीजन? नहीं, कुछ तो क्योंकि बोलो, कुछ तो बोलो यार। 0.5 there's weight. हाँ हाँ, तो नहीं, ओए ब्रो, हमने कहा कि भाई यूनिफॉर्म मीटर रूल है। सो यूनिफॉर्म मीटर रूल का मतलब है कि जो वेट है, ये जो मास है, वो कहाँ से, मास तो खैर एक्ट नहीं करता, वेट विल एक्ट फ्रॉम द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द बॉडी। ओके, समझ लो ना आप? Okay. सो अब उन्होंने कहा कि मीटर रूल है, मीटर रूल का मतलब है कि टोटल लेंथ कितनी होने वाली है? 100 सेंटीमीटर होने वाली है या 1 मीटर होने वाली है? जी. यस, ओके। सो 100 सेंटीमीटर, तो इसका मिडिल कहाँ पे आएगा? 50 पे आएगा, सही है। तो किसी भी एक एंड से अगर आप चले हो, 50 आपके पास बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। इज दैट क्लियर? Okay. सही हो गया, पक्की बात है, समझ में आई ऊपर से क्या? हाँ जी, समझ गई. ओके फाइन, आप कह रही हो मैं मानूं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आपको समझ में आया है ना, ऐसा ही है? नहीं समझ आई है. ओके फाइन, आगे आ जाइए। An arrow to show the force R acting on PQ at the pivot. ये तो गंदी बात कर दी इन्होंने, क्या करोगे इसमें, कोई आइडिया? सबसे पहले तो आर, ये फोर्स कौन सी है? व्हाट इज द फोर्स आर? एनी आइडिया नूर? इसको हम कहते थे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, रिमेम्बर, या कांटेक्ट फोर्स भी हम कहते थे, कांटेक्ट फोर्स। Okay.
राइट। एंड कॉन्टैक्ट फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? कॉन्टैक्ट फोर्स की क्या डायरेक्शन होती है? विच विल ऑलवेज Yes. एक्ट हाँ अपवर्ड। क्लियर। ओके, इट विल ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट। मतलब अगर लेट से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, सही है, वो इस तरह के प्लेन पे रखा हुआ है, टेढ़े प्लेन पे, राइट। लेट से ये ऑब्जेक्ट है, राइट, तो इस पे कॉन्टैक्ट फोर्स लगी होगी एग्जैक्टली यूं, राइट। क्या ये बात क्लियर होती है? दिस इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। यस नूर। जी. ओके चलें, बना दिया, आगे आ जाइए। By taking moments about the pivot, calculate F. ओके, इन्होंने कहा अबाउट द पिवट, सो इन्होंने ये चीज़ मेंशन कर दी है, हाँ जी। क्या करोगे? मुश्किल क्वेश्चन है, कुछ बताओगे प्लीज़। The pivot is given by the way, okay? The pivot is identified, so उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है, right? Now you have to figure out how many forces are there. So you can see that we have a force at P, right, which is acting downward, right? And it will produce an anti-clockwise movement, right? And there's a weight which produces a clockwise movement, because the rule is you have to move or you have to rotate every force around the pivot, right? So जो भी force है pivot के आप pivot के सामने से गोल घुमा दो उसको, सही है। And there's a force F that produces an anti-clockwise movement. Is that clear? Yes. Yes. Fine. अच्छा जी, क्या आप मुझे तीनों के डिस्टेंसेस बता सकती हो? क्या आप मुझे तीनों फोर्सेस के डिस्टेंसेस फ्रॉम द पिवट, ओके, बता सकती हो? यस। 0.5 न्यूटन कितने डिस्टेंस पे रख रही है फ्रॉम द पिवट, यानी ये वाला डिस्टेंस? 10 centimeter. 10 सेंटीमीटर, वेरी गुड। एंड जो 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 पिवट है वहां से लेकर वेट कितने डिस्टेंस पे लग रहा 40 centimeter. है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड व्हाट अबाउट द फोर्स एफ फ्रॉम द पिवट? 90 centimeter. वो नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ओके परफेक्ट, सही हो गया। सो आपने कहा कि भाई 0.5 Newton force is acting from 0 point, sorry, is acting at 10 centimeter from the pivot, okay, and it is producing an anti-clockwise moment alongside with the force F, which is at 90 centimeter from the pivot, right, and it is also producing an anti-clockwise moment, and it is balanced or counteract by a clockwise moment produced by the weight, okay, produced by the weight W, and that is at 40 centimeter, right? 40 सेंटीमीटर, ओके, जस्ट डिवाइड कर दो आप, सही हो गया। सो ये हो जाएगा 5 10 50, 5 हो जाएगा, सही है 5। अच्छा, वी डोंट वो दो चीज़ें हमें कैसे नहीं पता? अच्छा सॉरी, वी नो दैट। अच्छा, इन्होंने इन्होंने हमें बोल रखा है दैट द मास ऑफ द मीटर रूल इज 0.12 kgs, ओके। तो वेट कितना हो जाएगा ब्रो, वेट कितना हो जाएगा? 12 kg, 0.12. हम्म, टाइम्स 10 कर देंगे, 1.2 न्यूटन, ऐसे ही ना, ऐसे ही बोल रहे हो? जी. गुड गुड गुड। ओके, रख दो भाई, इसके अंदर फार्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो और सब्ट्रैक्ट कर लो, सही है। सो 0.5 into 5 करोगे, you'll get 10, you'll get 5 from this side, and यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1.2 का वेट है एंड 40 न्यूटन का 40 सेंटीमीटर का ये है। अच्छा, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, सही है। एंड अरे यार, एक मिनट, गलत हो गया थोड़ा सा। So F into 90, right, is equals to 1.2 into 40, सही है, and then minus 0.5 into 10, सही है, and then divided by 90 सेंटीमीटर, ओके। सो मैंने 90 वहाँ शिफ्ट कर दी, सही, तो यहाँ से हट जाएगा, कितना आ रहा 0.48. है? 0.48, और यूनिट? Newton. गुड। ओके, आगे आ जाइए। Calculate R. हम्म, अच्छा जी, कोई आइडिया? कुछ तो बोलो यार प्लीज। Um, Contact force, so 1.2. क्या मतलब? जस्ट 1.2? कैसे निकाली? So the weight is 1.2. So So that is why the contact force is also 1.2? yeah. No.
क्यों भाई क्यों? एनी रीजन कि कॉन्टैक्ट फोर्स इक्वल्स टू वेट ऑलवेज द केस? यस, Mm, वेरी गुड। ब्रो, आपने कहा कि इक्विलिब्रियम पे ना, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स शुड बी जीरो, राइट? जी। विच मीन्स कि जितनी भी अपवर्ड फोर्सेस हैं उनको जब आप ऐड अप करोगे और जितनी भी डाउनवर्ड फोर्सेस हैं उनको जब आप ऐड अप करोगे तो दोनों इक्वल होनी चाहिए, राइट? दिस कैन मेक द रिजल्टेंट जीरो, राइट? हाँ जी। ऐसे ही ना, समझ में आ रहा है ना पक्का? हाँ जी। अच्छा, सो हमने कहा कि R is the upward force alongside with 0.48 is also an upward force, and this should be equal to the downward force, which is 0.5 plus 1.2, right? So if these two forces are equal, then resultant will be zero, right? क्योंकि upward is equals to downward और upward minus downward gives you zero, right? So हम यहाँ से इसको जो है ना आगे पीछे करके R को निकाल लेते हैं, क्या बोलती हूँ, समझ में आया? हाँ जी। ओके। ओके, गुड। अच्छा, ये बाय द वे बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा पूछते हैं इस तरह से ना, तो आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ओके? सो 1 अच्छा जी, ऐड कर लोगे 1.7 माइनस 0.48, सही हो गया? सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट, सो यूल गेट 1.32, आई थिंक। 1.22 टू सॉरी, टू एंड द यूनिट वुड बी Newton न्यूटन। क्यों भाई? ये तो रिएक्शन है। because it's force. आहा, गुड, फाइन, ओके, 1.22, फाइन फाइन फाइन। अच्छा, आंसर चेक करते जाना। हम्म, अच्छा, इसके टेप मेजर हमने कहा था, हाँ सही आ रहा है, 1.22। अच्छा, 1.2 कह रहे हैं, ओके फाइन। अरे है, बेइज्जती कर दी यार इन्होंने हमारी। अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, फाइन। उन्होंने कुछ ऐसी लंबी की नहीं, कुछ और कुछ भी नहीं किया यार, ये तो गलत बात है यार। ओके, 4.4, अच्छा सही है, तो तकरीबन तो ये 0.5 आ रहा है क्या? एक मिनट, नहीं 0.48 आ रहा है, अच्छा सही है। चलो फाइन, कोई कुछ भी नहीं कह सकते, फाइन फाइन फाइन, ओके आ जाओ भाई। अच्छा जी, कौन है भाई, कौन करवा सकता है ये वाला क्वेश्चन? उमर से रीड कर लोगे, उमर? Figure 3.1 shows a gas contained in a cylinder enclosed by a piston. Describe in terms of momentum of molecules how a pressure is exerted on the walls of the cylinder. हम्म, क्या कहोगे? Um, the molecules of gas collide with the wall of cylinder, creating a force, गुड, creating a pressure. गुड। हम्म, अच्छा जी, थोड़ा सा और, ये बस इतना ही है? Low. हम्म, चलो ओके फाइन। अच्छा जी, और किसी से पूछते हैं, और किससे पूछ सकते हैं? रमैसा बता सकती हो, रमैसा कुछ बता सकती हो इसके बारे में? रमैसा है ही नहीं आसपास। सर हम्म, बोलिए। सर कहाँ हो, क्या प्रेशर इज काम इक्वल कर टू रही हो? कांस्टेंट बाय एरिया। तो एक्सप्लेन कैसे करोगे? कि जब वो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे वॉल के साथ तो फोर्स होएगी, जैसे जैसे प्रेशर एक्सर्ट होएगा वॉल्स पे, या ओके, फिर चेंज इन मोमेंटम यस। कॉजेस फोर्स। हाँ, लेकिन वो चेंज मोमेंटम कहाँ से आएगा? सर जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे और चलो, जब वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे। ओके ओके फाइन, समझ गया समझ गया समझ गया, सही है। और रमैसा क्या बता रही हो, रमैसा? सर कुछ दिया हुआ ही नहीं है, फिर मास इनटू वेलोसिटी, नई स्पीड चेंज हो रही है और मास तो सेम ही रहेगा, फिर कैसे प्रेशर चेंज होगा? प्रेशर चेंज, उसने कहा जस्ट प्रेशर एक्सर्टेड। प्रेशर एक्सर्टेड का मतलब है कि जस्ट प्रेशर इज अप्लाइड बाय द मॉलिक्यूल ऑन द कंटेनर, दिस इज व्हाट दे मीन और दिस इज व्हाट दे आस्किंग, समझ रहे हो ना? तो इसमें क्या कहोगे? तो Sir, इसमें change करेंगे in एरिया जब कम होगा, मतलब प्रेशर इक्वल फोर्स होगा एरिया लगा के, एरिया एरिया कम कम क्यों होगा तो करो, नहीं फोर्स कम ज्यादा क्यों कर होगी। रहे हो, ज्यादा कम क्यों कर रहे हो? नहीं मतलब जब कम Sir, करेंगे। But no, they're not increasing or decreasing anything. They're just asking how it will exert, how it will create pressure. That's it. sir, वो डिस्टेंस। change in collision, change in momentum.
गुड गुड creating गुड। a force. यस, सही है सही है सही है। क्या मैं से So कंप्लीट करो अपना आंसर। सर जब पिस्टन अंदर जाएगा तो एक फोर्स इंक्रीज होगी। नहीं बच्चा, वो पिस्टन नहीं अंदर कर रहे ना, वो पिस्टन वहीं पे, दे नॉट मूविंग एनीथिंग, दे नॉट डूइंग एनीथिंग, राइट। वो कुछ भी नहीं, कोई चीज़ इंक्रीज नहीं हो रही, कोई चीज़ रिड्यूस नहीं हो रही, नथिंग इज चेंजिंग। ओके, दे आर जस्ट सेइंग हाउ द पार्टिकल एक्सर्ट और हाउ द पार्टिकल क्रिएट प्रेशर। ओके, दे आर नॉट सेइंग के प्रेशर इंक्रीज क्यों हो रहा है, डिक्रीज क्यों हो रहा है, दे आर नॉट आस्किंग दैट, दे आर जस्ट सर आस्किंग के हो क्यों रहा है। बस गैस पार्टिकल्स पाराव्य होते हैं, इसकी वजह एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो इसकी फिर एक्सर्ट करेंगे प्रेशर। ओके, बट इनकम्प्लीट आंसर है। यू हैव टू से इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल, इन टर्म ऑफ द मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल, आपने इंक्लूड ही नहीं किया। सर उनकी वेलोसिटी ज्यादा होती है गैस पार्टिकल्स की, इसलिए। ओके फाइन, नहीं स्टिल इनकरेक्ट है, चलो खैर। मैं उससे पूछता हूँ, इफ़त क्या कहना चाह रहे हो, इफ़त बोलो प्लीज। Sir, when particles collide with the other particles and the wall of the container, there's a change in momentum. This creates an impulse which causes a force to be exerted on the wall of the container. This causes pressure to be exerted. रट्टा लगा के बैठा है भाई मेरा, हैवी हैवी भाई, वेरी गुड। ओके, अच्छा जी, और कौन है, रियाज, रियाज तुम भी कुछ बताओ यार, रियाज, रियाज कुछ तो बोलो यार। Uh, gas particles are move randomly. हाँ, Mm, they collide with each other, gain more momentum, which will move faster मोर and नो, exert मोर मोमेंटम नहीं कह सकते आप। more speed. हाँ, देखो, मोर स्पीड, मोर मोमेंटम, दे आर रिलेटेड विद द काइनेटिक एनर्जी, राइट, या दे आर रिलेटेड विद द हीट और टेम्परेचर, राइट। सो इफ यू गिव देम टेम्परेचर, then they can gain kinetic energy or they can gain speed, right? But over here you cannot say that, सिर्फ वो just they are moving, okay, and their momentum get changed due to the collision। okay, yes, आगे क्या कह सकते हो। Yes. चलिए। Uh, हम्म। yeah, that's all. They अच्छा just जी, चलो जी, exert force on the wall. अच्छा ओके, चलो देख लिखते हैं। अच्छा जी, देखो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बट तुम लोग में से बहुत कम लोग जो है ना, इनको 3 नंबर मिल रहे हैं। ओके, अच्छा नूर तुम बता सकती हो, नूर आप बता सकते हो कुछ, नूर। The molecules they collide with the container of the wall, and the हम्म। change in momentum occurs, causing a greater force to be exerted. नॉट ग्रेटर फोर्स बच्चे, जस्ट फोर्स। Okay, force. ओके ओके, देन। Pressure is equal to force divided by area. So गुड, वेरी गुड, सही हो गया। अच्छा जी, आ जाओ लिख लेते हैं कि भाई, हमने कहा कि भाई when the randomly moving particle collide with the wall of the container, सही, um, their velocity, their velocity means the direction of their velocity, um, changes, so change is equal to the impulse which is, ओके फाइन ब्रो, फोर्स से रिलेट करते हुए बोलना है, चलो गुड है। पर यूनिट टाइम बोलोगी तो फोर्स बनेगा, सही है ना तुम्हें ऐसा। द वेलोसिटी चेंजेस, अच्छा देयर वेलोसिटी, आपने कहा कि भाई कंटेनर, देयर वेलोसिटी चेंजेस विच प्रोड्यूस द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, तुम चेंज इन मोमेंटम की जगह इम्पल्स भी लिख सकते हो, विच प्रोड्यूस द चेंज इन मोमेंटम, और साथ में ये भी मेंशन करोगे पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ओके, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज एक्चुअली द फोर्स। ओके, चेंज इन मोमेंटम और इम्पल्स, जस्ट द चेंज इन मोमेंटम और जस्ट द इम्पल्स इज नॉट द फोर्स, राइट। So you have to mention it clearly and properly and completely. Fine. So per unit time, okay, the change in momentum per unit time um, creates a transfer of the, between what, bro? Between the, can we write the transfer of momentum between the, no, nahi, nahi, nahi. Transfer of momentum can never be transferred. Okay, like energy can be transferred, but momentum has, like, every particle has its own momentum, or like it is like inappropriate, हम ऐसा लिखते नहीं है, सही है।
So the change in momentum per unit time create force per unit area which exerts pressure, which exert pressure. प्रेशर परफेक्ट हो गया, परफेक्ट, वेरी गुड। अच्छा जी, इसकी ना हम क्या है सर ये कंसिडरेशन। वेलोसिटी लिखना जरूरी है? नहीं नहीं नहीं, मैंने थोड़ा सा एडिशनल लिख दिया, अगर तुम लिखना चाहो फाइन, क्योंकि देखो मोमेंटम चेंज होता है वो वेलोसिटी की वजह से होता है, राइट? तो अगर तुम वेलोसिटी लिख रहे हो देन फाइन, अगर तुम नहीं लिख रहे दैट्स आल्सो फाइन, लेकिन अगर इफ दे आर आस्किंग इन 4 मार्क देन यू हैव टू राइट दैट, राइट? देखो, when the molecule collide with the wall, change of momentum causes a force to be exerted on the wall. सही, अच्छा इन्होंने बाय द वे जस्ट चेंज इन मोमेंटम लिखा है, पर यूनिट टाइम इन्होंने नहीं बोला है, राइट? बट द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज एक्चुअली द फोर्स, ओके? फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, फाइन, चलो हो जाएगा, काम हो जाएगा, चलो ओके, आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ प्लीज। The piston is pushed into the cylinder. The volume decreases from 820 to 330. The pressure gauge measures the pressure after compression as 20,000. The temperature remains constant. Calculate the value of the pressure before the gas was compressed. क्या फॉर्मूला लगाओगे भाई? P1 into V1 equals to P2 into V2. कैसे पता चल रहा है फॉर्मूला? क्योंकि इन्होंने वॉल्यूम दिया हुआ है, मतलब 820 से 330 पे आया, और जो आफ्टर द प्रेशर जो था कंप्रेशन वो 20,000 था। ओके, तो दो तीन वैल्यूज आ गई। अच्छा चलो, मान लिया मान लिया मान लिया। ओके, सो द वॉल्यूम डिक्रीज फ्रॉम 820, ओके। अच्छा जनाब, एक वॉल्यूम आ गया 820 और दूसरा वॉल्यूम आ गया 330, राइट? अच्छा जी, द प्रेशर गेज मीटर measure the वी pressure after the compression as after the compression. So after the compression mean the final V2 P2 is 2000 20,000, clear ना? जी सही हो गया। अच्छा जनाब, सही है। सो यहाँ पे हम निकाले थे P1, सॉल्व कर लो भाई। P1 is equals to 20,000 times 30, 330 divided by 820, सही है। कितना आता है? 8048.78। 80 48, एक मिनट, 80 48.70 78। 78, सही है। तो हम इसको 2SF के अंदर लिख लेते हैं, 8000, बस इतना काफ़ी, ये चल जाएगा, सही है। um, और सही है, पैस्कल्स, पैस्कल्स, ओके, सही आ रहा है, सही आ रहा है, परफेक्ट है, चलो गुड है। अच्छा जी रोहान, ये तुमने करना है रोहान। रोहान आसपास बैठो, पास पास हो, साथ साथ हो। Yes. रीड कर लो। A student carries out an experiment to determine the thermal capacity of a metal block. The block is heated by an electric heater for 23 minutes. The current in the heater is 3 ampere. The potential difference is 12 watt. The temperature of the block rises 20 to 70. Calculate the thermal capacity. अच्छा, बाय द वे थर्मल कैपेसिटी इज नॉट इन द टेबल, तो मैं कह देता हूँ कि भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल दो, Sir, but don't we need mass for that? है ना? वही देना पड़ेगा कैपेसिटी। अच्छा जी, अच्छा लेट्स से मेटल ब्लॉक का मास जो है, मेटल ब्लॉक का मास हम ले लेते हैं 5 kgs, ओके। ये सुहान क्या करोगे? Calculate the thermal capacity. So फॉर्मूला इसमें वो बताओ। फॉर्मूला लगेगा E is equal to mc change in uh, वेरी गुड, temperature. चेंज इन टेम्परेचर, फाइन फाइन। अच्छा जी, अच्छा इन्होंने यहाँ पे वोल्टेज और करंट भी दे रखा है, तो उसको कैसे यूज़ करोगे? टाइम भी दिया भाई इन्होंने, कैसे यूज़ करोगे उसको एनर्जी निकालने के लिए? और इसमें वो फॉर्मूला पहले टाइम को हम सेकंड में चेंज करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे और फिर गुड हो हम गया। इसमें वो फॉर्मूला लगाएंगे E इज इक्वल टू वी आई टी। ओके ओके ओके, चलो गुड है गुड है। E is equals to VIT, fine, very good. Okay, so
चलो लिख लेते हैं, इसकी जगह पे लिख लेते हैं, ई की जगह पे हमने लिख लिया VIT, फाइन। MC डेल्टा टी, चलो हो गया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो भाई। वोल्टेज हमारे पास है 12, करंट हमारे पास है 3, जी। टाइम हमारे पास है 23 × 60, वेरी गुड। मास हमारे पास है 5, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज टू बी फाउंड, ओके। चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम 70 to 20, ओके। 70 - 20, ओके, सो दैट वुड गिव यू 50, राइट। सो अगर हम डिवाइड करते हैं सारी चीज़ों को तो 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इंटू 50 भी यहाँ पे आ जाएगा, राइट। चलिए कितना आंसर आ रहा है, बच्चे बता रहे हैं? 21000, ऐसे ही आ रहा है रोमान, ऐसे ही आ रहा है तुम्हारे पास भी? यस सर। पक्की बात है? यस। चलो फाइन। अच्छा जी, आगे आ जाओ। यस रोहन, सर वो एक मिनट नीचे कर दिया अब। बोलिए। नहीं नहीं, वो सॉल्यूशन देखना है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो दिख रहा है। हाँ सही, ठीक। मैंने देखो, मैंने क्वेश्चन चेंज किया, ओके। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए मैं गया, थर्मल कैपेसिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, ओके। ठीक है, ठीक। ओके, चलिए। Sir, I'm getting different answer. I'm getting 200. हम्म I'm getting 198.72. 198.72, जी sir. ओके फाइन, सही लग रहा है मुझे। एक मिनट कर लेता हूँ, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। 12 × 3 × 23 × 60 डिवाइडेड बाई 5 × 50, 5 सर यही 5। यही आ रहा 198.7। हाँ 198, सॉरी सॉरी। तो 198 को हम राउंड ऑफ करके 200 लिख सकते हैं, यस। सही। 200 थर्मल कैपेसिटी, अच्छा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है बाय द वे, थर्मल कैपेसिटी नहीं है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट होता है, बता सकते हो यूनिट को, बता सकते हैं? जूल्स पर केजी पर केल्विन, ओके, या पर सेंटीग्रेड है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर है, सेल्सियस के अंदर है, क्लियर। चलो आगे आ जाओ भाई, रीड कर लो प्रो आगे, रोहान। Two metal spheres of different diameter are heated at 900 Celsius in the hot oven. The two spheres are removed from the oven. State and explain that any difference in the initial rate of emission of radiation of thermal energy between two spheres. ओके, क्या होगा भाई? डायमीटर है, डायमीटर किस तरह से अफेक्ट कर सकते हैं? Sir, lose thermal energy. कौन सा, लार्जर वाला या लोअर वाला? सर जो बड़ा आएगा क्योंकि उसका ग्रेटर सरफेस एरिया आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। सो लार्जर diameter emits more heat, sorry heat than smaller one। चलो गुड हो गया, आगे आ जाइए। One hot sphere is now heated in a hotter bowl. State and explain any effect on the rate of emission of radiation of the thermal energy from that sphere when it is removed from the hotter oven. हम्म अगर हॉट से आपने हॉटर को, हॉटर ओवन में आपने उसको और ज़्यादा हीट अप किया है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर से और ज़्यादा रेडिएशन एमिट होगी जब आप उसको बाहर रखोगे, राइट। क्लियर हो ना? Yes. बिल्कुल सिंपल सी सेंस है, वो नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं दे रही है, राइट। क्लियर हो रहा है ना? सो ग्रेटर रेट ऑफ रेडिएशन, परफेक्ट। चलो आगे आ जाओ। अबे यार बेकार बेकार चीज आ रही है यार, लिखने वाली चीज ना बड़ा मस्त है, फिजिक्स में लिखने वाली चीज नहीं होनी चाहिए यार। ओ शिट्स, ओके। आ जाओ भाई, रोमैसा जिंदा बैठी हो रोमैसा? One difference between a longitudinal wave and transfer wave is that longitudinal wave consists of compressions and rarefactions. Explain the terms compression and rarefaction using idea about particles. Compression particles are closer together and rarefaction particles are further apart. ओह नाइस। अगर मैं आपसे पूछूं वैसे डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, कंप्रेशन की या रेयरफैक्शन की?
Yes. कुछ Sir, तो बोल रहा है compression. further. Sir, compression. क्यों भाई, क्या रीजन? Sir, because density is mass per meter cube, तो फिर उसमें तो compression में ज्यादा होगा. ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे एक छोटे से रीजन में, दैट इज वाई. वेरी गुड, सबने सही बताया. फाइन, आगे आ जाइए. Describe another way in which longitudinal wave motion differs from transverse wave motion. Longitudinal wave में sir particles move in perpendicular to the direction of Wait. propagation. Wait. Like parallel. Parallel, And good. transverse wave particles move perpendicular to the direction Okay. of propagation. अच्छा, हम बाय द वे ये लिखते हैं कि पार्टिकल मूव नहीं कहते हम कहते हैं पार्टिकल ऑसिलेट्स. ओके. ओके, मूवमेंट गलत वर्ड है. ओके. सो पार्टिकल या तो ऑसिलेट सकते हो या फिर वाइब्रेट लिख सकते हो. ओके, पार्टिकल ऑसिलेट्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. सही हो गया. और यहाँ पे आप कह सकते हो कि भाई particle oscillate perpendicular to the direction of energy transfer. Perpendicular to the direction of energy transfer, right? देखो याद रखना, एनर्जी मूव होती है थ्रू द मीडियम, पार्टिकल मूव नहीं होते. ओके, चलो गुड हो गया. आगे आ जाइए. A sound wave of frequency 0.12 kilohertz travels through a rock of speed 3500 meters per second. Calculate the wavelength of the wave. Hmm. V by F is equals to lambda. Good. और सर 0.12 को हर्ट्ज में कन्वर्ट कर देंगे. परफेक्ट. और मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई x23 कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो. सही. 29.17. ओके, तो 29 ले लेता. 29 सही ना. 2SF के अंदर देना होता है आंसर, तो बस जस्ट 2SF, दो नंबर लिख दो, ये काफी है. आगे आ जाइए. The wave travels from the rock into the air. Still explain whether wave will be audible to a healthy human ear. Mm-hmm. Yes. Any reason for that? Yes, sir, because it is below 20 kilohertz. Below 20. Okay, fine. But below 20 kilohertz and above 20 hertz, right? So yes, आप कह रही हो, right? As it is inside the audible frequency range of human beings, which is from 20 hertz to 20 kilohertz. Fine, good, perfect. चलो भाई, आगे आ जाओ भाई. कौन करवाएगा? इफ़त जरा करवा सकते हो, इफ़त? Figure 6.1 shows an empty container and an observer's eye. There's a small coin at position O. The observer is unable to see the coin. X. The observer and the coin stay in the same position and the container is filled with water. The observer cannot see the coin. Explain why the coin can see by the observer. Since light is now traveling from a lighter medium to a heavier medium, there will be more refraction, allowing the light to bend towards the coin, and the observer will be able to see the coin. Okay, fine. तो आप ये कह सकते हो कि water is denser medium which bends the light so the observer can see the coin. Good. आगे आ जी. State the name of the wave process which occurs as the light passes from the water into the air. Refraction. बेकार क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार ये तो. चलो
Explain why the image of the coin is a virtual image. क्या हो गया? Cannot be shown on the screen. Good. Cannot be shown on the screen, right? या आप ये भी कह सकते हो कि भाई जो रेज है वो मीट ही नहीं कर रही, सही है। जो एक्चुअल रेज होती हैं वो किसी इमेज पे जाके मीट कर रही होती हैं और ऑलवेज मीट कर रही होती हैं, तो इस वजह से आपको दिख रही होती है, राइट। फाइन, चलो आगे आ जाओ। State the speed of light in air. अबे यार। 3.0 constant to the power of 8. ओके, आगे आ जाओ। The refractive index of water is 1.3. Calculate the speed of light in water. ओहो, क्या करेंगे भाई? हम्म फॉर्मूला होता था हमारे पास, एन इज इक्वल टू सी ओवर वी, रिमेंबर ना? Yes, sir. सही हो गया। सो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, राइट। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला ऐसा है कि दोनों के लिए पॉसिबल है। अगर आप डेंसर से लाइटर की तरफ जा रहे हो, लाइटर से डेंसर की तरफ जा रहे हो, दिस फॉर्मूला रिमेन्स अनचेंज, राइट। बट इफ यू आर मूविंग फ्रॉम लाइटर टू डेंसर मीडियम, सो n equals to sin I over sin R works, okay. And if you are moving from denser to lighter medium, then n equals to sin R over sin I works, right? तो ये होता है। खैर, 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय v, सो v को बना लो सब्जेक्ट। 3 एक्सपोनेंट, कभी कभार ना बच्चे भूल जाते हैं, कभी कभार बच्चे भूल जाते हैं कि c ऊपर आ रहा था या v ऊपर आ रहा था, राइट। तो बच्चों याद रखना, याद रखना कि स्पीड किसी भी मीडियम में कहीं पे भी दुनिया में जो स्पीड है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 3 एक्सपोनेंट 8। इससे ज्यादा वैल्यू पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती वो, राइट। सो इफ यू बाय चांस इफ यू एंड अप मल्टीप्लाइंग दीज टू नंबर्स 3 एक्सपोनेंट 8 मल्टीप्लाई बाय लेट्स से 1.3, राइट, you will get a greater value, right, greater than 3, right, 3 exponent 8, right, and this is not even existable inside the earth, right, or inside the world, right. सो तुम अगर ऐसा कर कर चुके हो तो फिर तुम्हें पता पता चल जाना चाहिए कि दैट इज अ इनकरेक्ट थिंग, तो तुम फौरन उसको सही कर सकते हो। क्लियर हो गया? कितनी आ रही है भाई? यस, हाउ मच? कुछ तो वो 2.3 times 2.3 times एक्सपोनेंट 10 एट to the होगी। power of यस, 7. Yes, 7 और 8, 8 होनी 8, चाहिए। 8, sir. 8, ओके फाइन। 2.3 times the power of 8. अरे भैया ये तो हैवी क्वेश्चन आ गया। अच्छा जी, अली अली भाई बेकार बैठे थे, अली जरा आ जाओ अली। Yes, sir. Figure sample one shows a coil of a wire wound on a thin plastic cylinder. The plastic has no effect on the magnetic field. The galvanometer is extremely sensitive. A magnet a magnet is fixed to a small trolley that runs without friction on track through the cylinder and coil. The trolley is released from point A, so it runs through the coil from left to right. State and explain what is observed on the galvanometer. ओके, यस, क्या कहोगे? यार गैल्वेनोमीटर में वो होगा, थोड़ी बहुत मूवमेंट होगी। डिफ्लेक्शन हम कह रहे थे, ओके। हम्म। सो हम कह रहे हैं कि भाई गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स, क्या रीजन भाई? सर क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा ना। नहीं, अबे अच्छा बता। सर हमने किया था ना, इसमें ये लिखा था। मतलब कहोगे यही सही है, बट वो इस तरह से लिखोगे नहीं ना। क्या मतलब एक्चुअल में क्या कहोगे आप? स्मॉलर डिफ्लेक्शन फॉर अ स्मॉल टाइम डिफ्लेक्शन एंड देन है। बैक टू नॉर्मल। अच्छा जी, चलो उसने कहा कि स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट इज ऑब्जर्व ऑन द गैल्वेनोमीटर, ओके। चलो आप कह रहे हो कि भाई डिफ्लेक्शन होगी, एंड देन डिफ्लेक्शन, ओके। स्मॉल ट्रॉली है, सही है। कॉइल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ओके। चलो फाइन कह देते हैं भाई। चलो भाई, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स फॉर short time, okay, then return बैक टू to नॉर्मल। its origin, return to its position once the trolley
ट्रॉली इज पास्ट, ओके। जब तक ट्रॉली जो है वो अंदर ही होगी, सो क्योंकि मैग्नेट अंदर है तो उस वजह से वो डिफ्लेक्शन शो होती रहेगी। ओके, आगे आ जाओ। The trolley is now lead from point B, so it runs through the coil from left to right again. Straight and action what is observed on the galvanometer and explained why it is different. अच्छा Point जी, B. ए करीब है, बी दूर है, तो दूर से आएगा तो फिर ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी, ज्यादा। और क्या रीजन? शहर से करीब से आ रहा था तो फिर कम चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड था, ज्यादा होगा तो ज्यादा चेंज होगा। नहीं, स्पीड स्पीड तो बोलो। स्पीड ज्यादा हो जाएगी वन जी हाँ, गुड पर गुड। सेकंड। तो आप बोलो कि भाई ड्यू टू इट ट्रेवल faster speed, which greater deflection for a shorter time। अच्छा जी। इसलिए पॉइंट बी होगा, आपने पॉइंट ए लिख लिया ड्यू टू सॉरी रिलीज। सॉरी 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 सॉरी, सही सही सही, परफेक्ट, सही हो गया। सो अब चूंकि ट्रॉली तेजी से पास कर रही है, सो दैट इज वाई डिफ्लेक्शन इज स्मॉलर। शॉर्टर टाइम है, लेकिन जो है ना वो डिफ्लेक्शन इज ग्रेटर, डिफ्लेक्शन स्मॉलर नहीं होगी। सही है, चलो आगे आ जाओ। बे यार, शिट, यार मैं इसको क्या कर सकता हूँ यार, एवरीथिंग इज गॉन। एक सेकंड दो जरा, मेरा आईपैड कभी कभार बेचारा पागल हो जाता है। अच्छा जी। और ड्यू टू रिलेशन with a faster अबे लो, with faster speed through the coil uh, which due to the release from point A point B, it travel with a faster speed through the coil which causes greater deflection। ओके फाइन, चलो आगे आ जाओ। फिगर 7.2 shows क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ पे figure लगे हो? 7.1 shows an extension lead used to supply power to 3 kilowatt electric heater on a cool evening. सही है। State and explain three danger with this arrangement. हम्म। सर कि डैम्प ग्लास है तो शॉर्ट सर्किट हो। शॉर्ट सर्किट क्यों होगा? वो कंडक्ट शॉर्ट सर्किट, आप ये कह सकते हो कि वो जो है ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है थ्रू द ग्रास। सही है, तो एक तो ये बात हो जाएगी, सही है। और क्या कह सकते हो? एंड सर वो कट है उसमें इंसुलेशन में, तो सर हम्म। वो डैमेज करेगा। ओके, और इसमें क्या लग रहा है? कट इन द इंसुलेशन, फाइन, चलो। और तीसरी चीज? और क्या होगा? चलो देखते हैं। सर यहाँ पे एक्सटेंशन है 20 यूज विथ 25 वोल्ट लैंप है, मतलब वो 25 वोल्ट के लिए, पर वो हाँ, तो ये, इलेक्ट्रिक हीटर तो 3 किलो वॉट्स के हाँ लिए। वो तो जला के ऐसी तैसी कर देगा, बर्बाद ही कर देगा, है ना? बिल्कुल हम्म। सही। सही, तो आप कह सकते हो कि भाई
extension socket या हम चलो extension need is designed for um, lower power, right? Um, while heater is higher power, high power. So yes, so this can lead to um, overheating. सही है चलो. अच्छा जनाब, आ, आप कह सकते हो कि भाई डैमेज्ड insulation causes the short circuit or the electrocution. सही है. Causes electrocution हम कह सकते हैं. सही है. Electri electrocution, right? Electrocution is basically the injuries caused by the electric shocks. Okay. And दूसरी चीज आप क्या कह सकते हो कि भाई damp Trip grass hazard. है. हाँ. Trip hazard. Trip hazard क्या मतलब? Like people walking can trip over the wire because it's outside. आप ओके फाइन. चलो ये कह सकते हैं भाई. अ, चलो मजे का है लेकिन चलो फाइन लिख सकते हैं. ट्रिप हैजर्ड. सही हो गया. ये आप कह सकते हो. और आपके पास और क्या कह सकते हो? डैम ग्रास है वो आप उसका कह सकते हो. फाइन चलो गुड हो गया. अच्छा लेकिन जो है ना ये थोड़ा सा इसकी हमें एग्जामिनर रिपोर्ट चेक करनी चाहिए. हम चेक करेंगे इनमें. आ जाओ भाई. कौन बैठा हुआ है? अच्छा जी. रियाज बैठे हुए. रियाज आसपास हो. Yes, sir. जरा कर लो ये A क्वेश्चन. wire of length 2 meter and cross-section area of 0.40 millimeter square has a resistance of 0.14 ohms. Calculate the resistance of another wire of the same material of length 3 meters and cross-section area of 0.90 millimeter square. जनाब क्या करोगे? एनी आइडिया? Sir, I forgot the formula for this. सो फॉर्मूला ये होता है रो एल ओवर ए, राइट. ये वाला फॉर्मूला बहुत से बच्चों को नहीं आता. देखो उसने कहा कि another wire, calculate the resistance of another wire of the same material mean कि the resistivity rho for both the material remains the same. Okay, over here rho is not the density, rho is the resistivity that defines how much resistance is being offered by a material per unit length. Okay, एक एक मीटर जो है ना कितनी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, राइट. जैसे कि अगर आपके पास जो है ना एक कॉपर की वायर है तो कॉपर की वायर का एक मीटर कितनी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, दैट इज बेसिकली द रेजिस्टिविटी. ओके. But since they said that we have the same material wire, so the resistivity remains the same. So we can say that R A over L is basically the resistivity. For both the cases, the resistivity remains the same. So we can also equate the two formula, right? So R1 A1 over L1 for the wire 1 should be equal to, because this is equal to the resistivity, so we can say that R2 A2 over L2, right? Clear? So R1 is basically 0.14. So yeah. A is 0.4. Okay, I'm not converting millimeter square to meter square because it's not required. वो cancel हो जाएगा end में जाके. And the length is 2 meter, right? And on the other side, you can say that the resistance is unknown to be found, and the area is 0.9 divided by the length is 3 meters. Okay, so you can just do the cross multiplication. Okay, so ये पूरी चीज़ ऐसे ही रह जाएगी, right? The बोलिए. ये इन्होंने सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ी था. माना तो डिफरेंट है तो
तो आपने L1 और L2 क्यों लगाया? जी भाई, लेंथ है ना, लेंथ अलग अलग है। तो सेम सेम लेंथ के लिए तो R1 A1 इक्वल्स टू R2 A2 लगता है ना? ओके, बट यहाँ पे सेम लेंथ थोड़ी है। अच्छा सही, ठीक। समझ, पक्की बात समझ में आया, ये नहीं समझ में आया? नहीं तो एरिया भी सेम नहीं है फिर। हाँ देखो, इसमें ना बेसिकली आप जिस केस की बात कर रहे हो ना, उसके अंदर अगर आप कह रहे हो कि भाई R1 A1 की अगर आप बात करो, सो उस केस के अंदर लेंथ सेम होनी चाहिए, राइट? बट इन्होंने यहाँ पे दोनों चीजें चेंज कर दी है ना, लेंथ भी चेंज की हुई है इन्होंने, एरिया भी चेंज किया हुआ है, सही है। सो इफ दे चेंजिंग बोथ बोथ द केसेस, बोथ द थिंग्स, तो आपको फिर ये दोनों चीजें एक साथ लानी पड़ेंगी, राइट? समझ रहे हो ना? ठीक है। इस तरह से। सही है, और इसको 1 1 1 कह दो, उसको 2 2 2 कह दो, राइट? बट उसके लिए कंडीशन ये है कि सेम मटेरियल होना चाहिए, राइट? अगर डिफरेंट मटेरियल, देन आप वो नहीं कर सकते हो, फिर इस तरह से नहीं कर सकते हो। क्लियर? चलो, निकाल दो भाई, कितना आता है? रियाज कहाँ गए हो? रियाज निकाल दो यार। Sir, 0.093. 0.09393। अच्छा जी, ईमान ने कुछ बोला हुआ है, मैंने ईमान का मैसेज नहीं देखा, अरे यार, रिटर्न्स टू जीरो। फाइन ब्रो, रिटर्न्स टू जीरो आप नहीं कह सकते हो पिछले वाले पार्ट में, इलेक्ट्रिक्यूशन ओवर हीटिंग, फाइन, दैट्स गुड। चलो गुड है। 0.93 पक्की बात है, सही आ रहा है? चेक कर लेते हैं। 0.93 आ रहा है। फाइन, ओके, चलो आगे वाले दो क्वेश्चन तो सिलेबस में नहीं है, वो कंप्यूटर में तुम लोग पढ़ लोगे। आ जाओ भाई। कौन बाकी है, कोई बच्चा बाकी है? अरे यार, ये जो है ना, ये जिस दिन यासिर बोलेगा ना, उस दिन तो मेरे खुशी का दिन होगा, यासिर बेचारा बोल नहीं पा रहा है। ओके, नूर से करवा लेते हैं। नूर जरा रीड कर लोगी प्लीज? Describe what is meant by the term electric field. क्या होती थी? Region in where a charge experiences a force. वेरी गुड। सो रीजन इन विच, हम चार्ज की बजाय पॉजिटिव चार्ज भी लिखते हैं, बट ओके, यहाँ पे चार्ज एक्सेप्टेबल है। चार्ज एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स। ओके, आगे आ जाइए। Figure 9.1 shows two parallel conductive plates connected to a battery. ओके, On figure 9.1, draw 5 lines to show the electric field pattern between the two plates. ओके, क्या होगा, कैसे बनाएगी, कैसे बनेगी लाइन? फ्रॉम अप टू डाउन, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, डाउन टू अप, व्हाट डू यू से? Right to left. क्यों क्यों राइट टू लेफ्ट, क्यों ऐसा, ऐसा बोल रही हो? एनी रीजन, ये तुक्का, जस्ट गैस, रैंडम गैस, हवाई फायरिंग? Yes. भाई, ब्रो। ओके फाइन। सो और कोई कह रहा था, उमर कुछ कह रहे हो, उमर? लेफ्ट टू राइट नहीं होगा? और क्या रीजन? क्योंकि हाई, वेरी गुड, मतलब वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। सो देखो, रीजन ये होता है, रीजन ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, दैट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल, विच इज फ्रॉम प्लस चार्ज टू नेगेटिव चार्ज और टू लो पोटेंशियल, राइट? सो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, राइट? सो विच मेक दिस प्लेस पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस प्लेट नेगेटिवली चार्ज, राइट? सो लाइन यहाँ से उधर को बनेंगी, ओके? नूर, समझ में आता है? हाँ जी। ओके। अच्छा, 5 लाइनें बनानी है, भी बना दे रैंडमली, मतलब अगर मैं बना रहा हूँ, मुझे बताना मैं सही बना रहा हूँ, गलत बना रहा हूँ, चल जाएंगी? अगर कोई ऐसी बना दे, क्या बोलती हो? They should be equally spaced. क्या रीजन है इक्वली स्पेस होने का? ये तो नहीं पड़ा होगा, है ना? ओके, ओके, दे बाय द वे दे शुड बी इक्वली स्पेस्ड, ओके? मतलब तुम्हें स्केल से भी नहीं बनाना है, तुम बाय आए देखने से पता चल जाए कि भाई वो इक्वली स्पेस्ड है, सही है।
अच्छा, और इसका रीज़न ये होता है कि भाई टू पैरेलल प्लेट के अंदर जो है ना, आपके पास जो फील्ड लाइन बनती है दैट विल ऑलवेज बी अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सही है। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आप कैसे शो करते हो? इक्वली स्पेस से शो करते हो। क्लियर हो गया? नूर क्लियर हो गया? जी। गुड। चलिए आगे आ जाइए। अच्छा, करेक्ट डायरेक्शन देखो, 2 नंबर दे रहा है। करेक्ट डायरेक्शन 5 लाइन्स, इक्वली स्पेस, इन सब के लिए नंबर मिलेंगे। चलिए आगे आ जाइए। When fully charged, a 1.2-volt rechargeable battery can deliver a current of 210 milliamperes for 10 hours. Calculate the charge that can be delivered by the fully charged battery. हम्म क्या I फॉर्मूला? is equal to Q over T. ओके, फाइन। सो आई इज 210। मीनू को क्या कन्वर्ट, कैसे कन्वर्ट करेंगे? 0.21 गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आवर्स को क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे? times 60 and 60. वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, कर दो, कितना आता है? हाउ मच? 7,560. 7,560। 60, okay. So you can say 760, 7600, okay. चार्ज का क्या यूनिट? Coulomb. ओए होए, नाइस। ओके, आगे आ जाइए। Calculate the energy stored in the battery when fully charged. हम्म एनर्जी इज बेसिकली, Voltage times charge. ओ, ओके गुड। ये फॉर्मूला याद तो नहीं होना चाहिए तुम्हें, कहाँ से आ रही है फॉर्मूला? वही कौन कर रहा है सर? पक्की बात है, याद है तुम्हें? अच्छा जी। Because energy is equal to IVT. नहीं नहीं, कोई नहीं। क्या क्या, दोबारा दोबारा। आईवीटी होता है, फाइन। तो उससे कैसे निकाला ये फॉर्मूला? ओके ओके, फाइन। Charge is equal to ओके I फाइन, divided. सही है। गुड 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 गुड, मतलब वो आई टाइम्स टी इज एक्चुअली द चार्ज एंड वी वो वैसे ही रह जाएगा। परफेक्ट, फाइन फाइन फाइन। मेरे लेकिन इंसान में जो पक्का अगर खुद ही बता रही हो देन फाइन। ओके, निकाल दो प्लीज। हाउ मच? 9072. 9 व्हाट, छोटा सा था। 9072, अच्छा चलो, ओके फाइन। सो 9100 ले लें, चेक कर लेते हैं। नहीं, हाँ सही आ रहा है। यूनिट तो नहीं लगाया हमने, जूल्स। ओके, लास्ट पार्ट। एक सवाल था। बोलिए बोलिए बोलिए, एक मिनट, एक मिनट, बोलिए बोलिए। तो हमने दूसरा वाला क्यों यूज नहीं किया? कौन सा फॉर्मूला? E इज इक्वल्स टू आई वी टी। आईवीटी यूज करना कर लो, कोई मसला नहीं। आई देखो, उसमें ना थोड़ी सी ख्वारी हो जाएगी। सही है। बेसिकली अगर तुम इस मैं इस फॉर्मूले को अगर ऐसे रखूं, वी आई टी, तो इसमें कोई मसला तो नहीं है, राइट? नो। राइट। अच्छा, आई टाइम्स टी हम ऊपर निकाल चुके हैं अभी, राइट? ये निकाला हमने, आई टाइम्स टी, यही क्या? जी। राइट, तो दोबारा से करोगे तो डबल डबल हो जाएगा, राइट? ओ, समझ लो ना? तो इस वजह से हमने ये फार्मूला ले लिया। क्लियर हो ना भाई? ठीक। ओके, आगे आ जाइए। State the type of energy stored when the battery is charged. हम्म क्या होगा, कौन सी एनर्जी है? Chemical energy. केमिकल की वही है, केमिकल होगी। चलो इलेक्ट्रिकल नहीं कहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिकल तो चलो, जब वो निकलेगी तो इलेक्ट्रिकल होगी ना, वो अभी तो केमिकल होगी, मान लिया मान लिया। केमिकल एनर्जी। अबे रुक जाओ, साथ ही चलेंगे यार, एक क्वेश्चन बाकी है। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, ओके फाइन। कब है अभी नमाज है? 8:30 पे? ओके, बस लास्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, कौन कराना चाहते हैं? कोई कराना चाहता है? एनीबडी वांट टू डू द लास्ट क्वेश्चन? Sir, I'll do it.
अरे यार आ जाओ, करा लो भाई, करा लो, कोई मसला नहीं। The nucleus of a hydrogen atom is a proton. The mass of proton is m, and the size of the charge on a proton is e. Complete the table 10.1. Express your answers in terms of m and e. Three spaces have already been completed. Proton. Sir, ओके, plus e. प्लस ई, फाइन। Plus e. Neutron. Neutral. So, जीरो। so like they're saying in terms of e. ओके, जीरो ई। Uh, अबे अगर ई है ही नहीं तो फिर जीरो कहाँ से लाओगे? जस्ट जीरो इज आल्सो फाइन। ओके। is ओके। gamma ray. यस, ईमान बताते रहो, मैं आपका आंसर भी देख रहा हूँ। हाँ जी, गैमा के लिए Mm, क्या बोलोगे? I don't know, sir. ओए होए यार, ईमान इसका चार्ज क्या होगा? गामा का चार्ज क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। सही है ना, जीरो जीरो होता है ब्रो, एनर्जी होती है ना इसका, ना कोई चार्ज होता है ना कोई मास होता है। ओके, आगे आ जाइए। हेलियम। Nucleus of helium. हम्म। Mass will be m, and then charge will be positive e ओए because it's क्यों क्यों proton. क्यों? मास विल बी, वो, Sir. No, not zero, sir. M. I said M. नो, ऑसम। यार ईमान ने तो हैवी दवाई बता दी है। फोर Four, एम four. एंड द चार्ज विल बी टू, बिकॉज दो प्रोटॉन है ना, सो टू ई, राइट, पॉजिटिव टू ई। वेरी गुड ब्रो, वेरी गुड। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। Many schools and colleges use radioactive isotopes for teaching and research. Describe how these radioactive isotopes are handled, used, and stored in a safe way. हम्म। Um, Radioactive isotopes use हैंडलिंग के लिए क्या use करते हो आप? use contain lead containers so that ओके। they can be penetrated, so that radiation cannot penetrate it. Use ओके। lead filled clothing so that you don't get harmed. ओके। Reduce time of interaction with these radioactive isotopes. ओके, सही है। अच्छा, इवान ये कार्डबोर्ड बॉक्स क्यों कह रही हो? बच्चे वो लेड लेड वाले बॉक्सेस, लेड लाइनिंग बॉक्स होते हैं ना, उसमें रखते हैं। कार्डबोर्ड वाले बॉक्स में फायदा ही नहीं होगा, वो सिर्फ अल्फा Sir, पार्टिकल को रोकेगा। बोलो बोलो। use long tongs when handling it. यस, गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, चलो गुड हो गया। वेरी गुड बच्चों। सो तुम लोग ने कहा कि भाई अच्छा जी, जब उसको रख रहे हो, सही है, प्लेस द रेडियोएक्टिव सोर्स इन lead containing box, lead containing box। ओके, ये एक बात हो गई, सही है। अच्छा जनाब, दूसरी चीज आप कह रहे हो कि भाई यूज लॉन्ग tongs, ओके, फॉर हैंडलिंग। ईमान, जस्ट tongs आर नॉट इनफ, ओके, हैंडलिंग के लिए लॉन्ग अभी आप कह दोगे, देन इट विल बी बेटर बेटर। ओके, एंड यू कैन से भाई यूज lead containing clothes or लेड कंटेनिंग क्लोथ्स, एक बात हो गई। या फिर दूसरी चीज तुम क्या कहोगे कि प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, दोनों कह सकते हो, सही। यूज लेड कंटेनिंग क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट, अच्छा बस यूज लेड कंटेनिंग क्लोथ्स। अच्छा, और क्या कह सकते हो कि भाई लिमिट द एक्सपोजर टाइम, ओके। और क्या कह सकते हो भाई? बस सही है, मॉनिटरिंग वगैरह कर सकते हो, सही है। चलो हो गया भाई, परफेक्ट है। सही, 3 नंबर में तुम्हें मिल जाएंगे, काफ़ी है। ओके फाइन। अच्छा जी, चलो ये पेपर हमारा अक्टूबर नवंबर पूरा हो गया। अच्छा, इस वीक का होमवर्क समझ लो, इस वीक का होमवर्क सुन लो। हमने मई जून अक्टूबर नवंबर सारे कर लिए, सही है। सो द होमवर्क इज गोइंग टू बी, तुम लोग ने करना है मई जून 2019। ओके, वेरिएंट कौन कौन से करोगे? 41 एंड 43, 40, हाँ 43, सही हो गया। 42 हम क्लास में कर रहे हैं, राइट। एंड उसके बाद फिर करोगे अक्टूबर नवंबर 2019, ओके।
41 and 43. Okay, this is the homework for this week. Okay, ये चारों पेपर मुझे चाहिए. Okay, इफत और रियाज और यासिर, तुम लोग के कोई भी चीज मुझे रिसीव नहीं हो रही है. क्यों, क्या रीजन है? तुम लोग कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो? यस. Sir, we had board exams recently, so we are practicing for it. कब कब है बोर्ड एग्जाम? We had one on April 3 and one. यू हैड? ओ, कौन सा बे? ICT practical. अरे यार, आईसीटी किसी काम का सब्जेक्ट है? बेकार बेकार है सर. सर है. अब्बू के लिए तो कम पे है। ओ. हम्म. अच्छा जी, चलो फाइन. सो अच्छा, तो प्लीज़ यार एक आधा पेपर कर लो, सही है, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस तो कर लो ना. और ख़ास तौर पे रोहान और ईमान, तुम लोग ने लाजमी भेजने हैं. और रुमैसा, रुमैसा आपके कोई पेपर नहीं मिल रहे हैं. इंसान में जो रुमैसा, जल्दी जल्दी, टाइम ईद ईद हो गई है. सही है. नूर, नूर पेपर भेजियो ना. ये बेटा, ये इंसान में जो, जल्दी जल्दी. और ये सारे पेपर जो है ना, ये चारों पेपर मैंने दिए हैं. सही है. जिनके बोर्ड के एग्जाम नहीं है उनके पास बस सिर्फ थोड़ी सी वो है, छूट है. राइट, एंड यू हैव टू डू ये चारों पेपर. ओके, एंड इन दिस वीक बिफोर सैटरडेज क्लास आई हैव वन टुमारो. इंग्लिश स्पीकिंग वाला है. अरे ब्रो, गुड लक, गुड लक ब्रो, गुड लक. या गुड लक ब्रो. ओके फाइन. कल आने के बाद कर लेना, कल आने के बाद कर लेना. सही है. देखो, टाइम अपने हिसाब से देख देख के करो. तुम एक चीज के चक्कर में सारी चीजें छोड़ नहीं सकते हो. तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए. राइट, एंड यू आर ऑल्सो केपेबल ऑफ, एवरीबडी इज केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग. राइट, लाइक जो तुम स्टडी से रिलेटेड है. राइट, सो यू हैव टू मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली. यू हैव टू एक्सेप्ट के यू हैव टू डू एवरीथिंग. राइट, तुम कोई चीज स्किप नहीं कर सकते हो. राइट, तो ये दूसरी चीज हो गई. तीसरी चीज, ट्राई, अगर तो मुश्किल है देन ट्राई टू ब्रेक डाउन द थिंग्स इनटू द डेज. राइट, 4 पेपर है तो मैं, तुम्हारे पास 4 दिन है, तुम 4 पेपर है 4 दिन में सुकून से कर सकते हो. राइट, मंडे के दिन एक कर लो, ट्यूसडे के दिन एक कर लो, वेंसडे के दिन एक कर लो, थर्सडे के दिन एक कर लो, फ्राइडे गैप या कोई भी बीच में एक दिन गैप ले लो अगर तुम्हारा पेपर है. राइट, एंड वन पेपर मैक्सिमम हार्डली टेक लाइक 1 आवर, 1 आवर 30 मिनट मैक्सिमम. इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए. इससे ज़्यादा अगर ले रहे हैं देन इट वुड बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू. राइट, सो बस आप ये करो एंड देन आप जो है ना उसको मुझे भेज दो. सही है. चेक कर, मैंने तुम्हें 4 चीज़ें बताई थी कल के पेपर में शुरू में. कल जो लोग नहीं थे क्लास में, वो मैं वीडियो अपलोड करने लगा हूँ, वो वीडियो देख लेना शुरू की कि मैंने क्या कुछ बताया था. सही, उस तरह से अपने पेपर करो. राइट, एंड जिनके पेपर नहीं है उनको तो थोड़ा फोकस करना है अपनी तमाम स्टडीज़ पे. और जिनके पेपर हैं ओके, उनके लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन है. अगर वो चारों नहीं हो सके उनसे पेपर, तो उनमें से उनमें 2 या 3 कर लेना. बट यू हैव टू डू. ओके गाइस, तुमने छोड़ना नहीं है कोई. रोहन, तुम्हारे भी कोई पेपर है क्या? जी सर, कल स्पीकिंग है. कल स्पीकिंग है. चलो, गुड लक, गुड लक ब्रो. सो बस देख लो अपना टाइम, आराम से सुकून से हो जाओ, कोई मसला नहीं है. आज कल में ना करो, कोई टेंशन नहीं है. मंगल से बैठ जाना है, बुध से बैठ जाना. उसके बाद तो नहीं है? स्पीकिंग के बाद कब है तुम लोग का पेपर, जिनके भी रिसेंटली स्टार्ट हो गए? 30 अप्रैल. 30th. ओके, एक महीना है फिर तो. ओके, तो महीना है, महीना है. ओके फाइन. फिर तो तुम कोई ड्रामे नहीं कर सकते हो कि पेपर था ये था वो था. तो तो तुम लोग इसके बाद जो है ना बैठ के चारों पेपर फिर करोगे. ओके, बल्कि चारों कर लेना या 3 कर लेना, चलो, लेकिन करना लाजमी है. ओके, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने स्ट्रांग होगे. एंड काइंडली भेज भी देना यार, मैं चेक कर लूंगा. सही है. और बस सही है. चलो चलो. ओके गाइस, टेक केयर. जिनके एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक. वापस सर. अल्लाह हाफिज़ भाई. अल्लाह अस्सलाम हाफिज. वालेकुम। अल्लाह हाफिज़. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.